अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चैप्टर नंबर 9 टाइमर्स काउंटर्स को रिव्यू करेंगे फ्रॉम द बुक AVR माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स यूजिंग असेंबली एंड सी। सो व्हाट इज़ बेसिकली ए काउंटर और अ टाइमर? दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम आंसर करेंगे। और टाइमर्स एंड काउंटर्स के अंदर जो मेन सिनेरियो है वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे and we'll revise this thing from DLD perspective as well. So let's make a simple design for counting people. और इसके अंदर लेट्स से ये हमारा नॉर्मल काउंटर रजिस्टर है। और जैसा नॉर्मल काउंटर काम करता है कि अगर आप उसे क्लॉक पल्सेस देते हैं तो वो बेसिकली हर क्लॉक पल्स के साथ डिपेंडिंग कि पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है ये काउंट अप स्टार्ट कर देता है। इफ़ यू हैव नॉट इनिशियलाइज इट लाइक अ पैरेलल लोड रजिस्टर तो ये इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड देन अगेन अगली क्लॉक पल्स के ऊपर ये ज़ीरो जो होगा, लेट्स से अगर ये 8 बिट का टाइमर है तो ये 0 0 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा। और इसके बाद अगली क्लॉक के ऊपर ये आपके पास इसके बाद हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 and so on. It will go to 255 1 1 1 1 and 1 1 1 1 255 तक, ज़ीरो से लेके ये 255 तक जाएगा और उसके बाद ये बेसिकली दोबारा से ओवरफ्लो होके दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सो नॉर्मल केस के अंदर इफ़ यू वांट टू लेट्स से काउंट नंबर ऑफ पीपल, सो हम इसके साथ कंसिडर कर सकते हैं कि हमने लेट्स से एक लेज़र लाइट लगाई भी है और वो लेज़र लाइट जो है उससे जो रोशनी निकल रही है एंड देन वी हैव अ फोटो सेंसर। और फोटो सेंसर जो है जब वो क्रॉस करता है कोई बंदा तो बेसिकली अ पल्स जनरेटेड। सो नॉर्मल केस के अंदर जो हमारी पल्सेज होंगी वो कभी एक बंदा आएगा, कभी दो बंदे आएंगे और हो सकता है कभी तीन बंदे हैं और कभी 40 बंदे इकट्ठे आ जाएँ। ठीक है। सो जब आप कोई काउंटर पीपल डिज़ाइन के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो क्लॉक पल्सेज होंगी वो पीरियोडिक नहीं होंगी एंड द काउंटिंग विल बी अकॉर्डिंगली। बट इफ़ इट वॉज टू बी अ टाइमर इन टाइमर मोड तो यहाँ पे जो सेंसर से पल्सेस आ रही हैं उसकी जगह पे आपको क्लॉक से पल्सेस, और वो क्लॉक की जो पल्सेस होती वो फिक्स होती फॉर इफ़ इट वाज टू बी यूज्ड फॉर काउंटिंग द टाइम एंड व्हेन इट विल बी लोडेड विद स्पेसिफिक वैल्यू तो ये वहाँ से आपकी टाइमिंग काउंटिंग जो है वो शुरू कर देगा। इसके साथ एक कंपैरेटर एक लगा लिए। लेट्स से हमने इसको कंसिडर कर लेते हैं 4 बिट का कंपैरेटर है एंड वी चूज़ अ नंबर। 4 बिट में मैक्सिमम नंबर 1111 आ सकता है विच इज़ इक्वल टू 15। 0 से 15 तक काउंटिंग चलेगी एंड लेट्स से वी वांट टू मेक के जब हमारे पास लेट्स से 0010 दो लोग गुजरें और यहाँ भी काउंटर की वैल्यू दो पल्सेज आएँ और काउंटर की वैल्यू लेट्स से 0010 हुई भी है एंड इफ़ इट्स अ मैच तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, कोई फ्लैग रेज हो जाए, कोई बजर चल जाए, कोई एलईडी चल जाए, दरवाज़ा खुल जाए या दरवाज़ा बंद हो जाए, वट एवर द एप्लीकेशन इज़ यू कैन यूज़ दैट विद योर सिस्टम। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल की है और लेट्स से हमने इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू लोड द काउंटर विद योर ओन पैरेलल वैल्यू। जिस तरह आपने शिफ्ट रजिस्टर्स आप देखते थे तो उसमें पैरेलल लोड रजिस्टर भी आपके पास होता था कि आपने कोई वैल्यू जो है उसके ऊपर लोड करवा दी पहले। ठीक है। ये इसी चीज़ को एरो शो कर रहे हैं एंड देन इट स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है। सो व्हाट्स द वैल्यू एफ सी, लेट्स से हमने इसके अंदर एफ सी लोड करवाया तो बेसिकली जो इसके अंदर लोड हो रही होगी चीज़ वो 1 1 1 1 एंड लेट्स से 1 1 0 0। ठीक है। सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 3, 255 में से 3 माइनस कर दें तो 252 लेट्स से लोड वैल्यू हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट टू काउंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वैल्यू 253। जब इसे अगला सेंसर की वैल्यू मिले 254 255 एंड इट्स गोइंग टू ओवरफ्लो देन अकॉर्डिंगली। So if you want to make a delay or use it for generation of a delay or counting time for specific unit, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी यहीं पे ही आएगी बट दिस फ्रीक्वेंसी विल नाउ बी पीरियोडिक फ्रॉम अ क्लॉक सोर्स अनलाइक द प्रीवियस सिनेरियो जिसमें काउंटिंग आप कर रहे थे लोगों की जिनका आना और जाना जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी वो पीरियोडिक नहीं थी। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा विद चेंज ऑफ स्लाइड सेटिंग्स. वी कैन यूज़ दिस इन काउंटर मोड to count events that are not in our control, or if you want to count the time that is in our control from the Fick crystal oscillator, then we'll use this in timer mode. So a generic timer counter is basically built into the system, and the purpose of this thing is to count time or any event, external event that you may choose according to the value that you may suggest. इससे से आप काउंटिंग भी कर सकते हैं. पर्टिकुलर वेव फॉर्म्स आपने बनानी है जो आप को हेल्प आउट कर रही हो कि आप कोई स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर एलईडी चलाएं, हाई टाइम के लिए उन्हें ऑन रखें, लो टाइम के लिए उन्हें ऑफ रखें, या आप उनको हाई टाइम के लिए ऑन रखें और लो टाइम के लिए ऑन, या लो टाइम के लिए ऑन रखें और हाई टाइम के लिए ऑन. डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स भी आप जनरेट कर सकते हैं और बाहर से आने वाले इवेंट्स को आप कैप्चर भी कर सकते हैं. अगर इफ़ यू आर यूजिंग इट इन टाइमर मोड, ठीक है, सो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो फिक्स्ड होंगी. ठीक है, लेट्स से अगर इफ़ आई सेलेक्ट दिस थिंग इज़ बेसिकली अ 2x1 मक्स एंड दिस इज़ बेसिकली अ टाइमर. अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, ठीक है, तो मेरा जो पर्टिकुलर मोड होगा वो हो जाएगा काउंटर के साथ. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स, लेट्स से यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स की आई कैन से कि ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी, इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट विल नॉट बी पीरियोडिक. ठीक है, so I am saying this thing is basically used as a counter to give the pulse to this system. And if you want to use it as a timer with fixed reference from a oscillator or a clock source, जिस तरह माइक्रो कंट्रोलर AVR 328P के अंदर ये 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल आपके पास लगा हुआ है. ठीक है, सो आई विल यूज़ दिस थिंग अकॉर्डिंगली, और ये क्लॉक सोर्सेज में से फिक्स मिल रही होंगी. एंड व्हेन दिस टाइमर इज़ गोइंग टू ओवरफ्लो फ्रॉम लेट्स से 0 से, अगर ये 255 का है या 8 बिट का लेट्स से टाइमर है, तो ये 0 से 255 तक जाएगा. एंड इट्स गोइंग टू रीच दैट वैल्यू, इट्स बेसिकली गोइंग टू रेज दिस फ्लैग टू अ वैल्यू ऑफ लेट्स से हाई. ठीक है, क्या हमारे पास ये टाइमर जो है वो अपनी वैल्यू को रीच कर चुका है. We have different types of timers in AVR 328 microcontroller has particularly 3 timers, but the AVR family can have 1 to 6 timers in their family legacy. Different types of controllers are there in AVR, और इसके अंदर अभी हम जो देख रहे हैं कंट्रोलर वो ATmega 328P है. दिस इज़ द सेम कंट्रोलर यूज इन Arduino Uno. ठीक है, ओनो के अंदर आपके पास यही माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है. एंड वी हैव 8-bit timers and we have 16-bit timers, 2 8-bit timers and 1 16-bit timer is present in ATmega 328P, and we are going to use these timers accordingly. So यहाँ पे हमने बताया कि आपने क्लॉक सोर्स फिक्स देना है या आपने उसको फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स देना है. सो टाइमर्स का जो बेसिक सिनेरियो वो ये है कि माइक्रो वाई आर वी यूजिंग द टाइमर्स. बेसिक क्वेश्चन जो जनरेट होता है वो तो ये है कि टाइमर्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं. व्हेन अ माइक्रो कंट्रोलर कैन काउंट इटसेल्फ द इवेंट्स दैट आर बीइंग कमिंग. बट इसका हम अगर सिंपल सा जवाब दें तो उसमें यह है कि हम चाहते हैं कि जो ऐसा सिंपल काम है जो आराम से कोई और हार्डवेयर आपको करके दे सकता है, उसके लिए हम माइक्रो कंट्रोलर की जो कंप्यूटेशनल टाइम है उसको हम ज़ाया ना करें. ठीक है, सो माइक्रो कंट्रोलर जो है इट हैज़ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. जो अब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो हर इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो कंप्यूटेशनल टाइम लगता है. उसके साथ स्पेसिफिक आपकी जो पावर है वो जनरेट होती है. सो वी वांट के जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमारे इस मेन लूप के अंदर हो रहे हो. ठीक है, और ऐसे जो काम है जो आराम से कोई और हार्डवेयर आपके पास कर सकता है, ठीक है, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड जिनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो, उनको हम क्या कर दें, उनके लिए हम एक्सटर्नल हार्डवेयर जो है वो इस्तेमाल कर लें. वन ऑफ सच एग्जांपल इज़ बेसिकली टाइमर. तो आप कह सकते हैं आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को एक अलग से घड़ी पहना देते हैं टू कीप द बुक कीपिंग ऑफ द टाइम. ठीक है, सो इस सिनेरियो के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर फोकस होगा टाइमर्स को हमने कॉन्फ़िगर करना होगा कि हाउ कैन वी यूज़ द टाइमर इन आवर कोड एंड यूज़ इट अकॉर्डिंगली.
और इसके अंदर हमने बेसिकली जो चीज़ें देखनी है वो यही हैं कि टाइमर्स की हमने सेटिंग कैसे करनी है, इनके कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स का क्या मकसद है, और उन रजिस्टर्स के अंदर हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो क्यों क्यों डालनी है, ठीक है, और उन वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस कैसे होनी है, ये इस पूरे टॉपिक का जो है वो बेसिक मकसद है। सो मेन हमारे पास जो इनकी रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस होंगी उनको हम देखेंगे कि टाइमर काउंटर रजिस्टर्स के कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और उनको हमने किस तरीके से बेसिकली कॉन्फ़िगर करना है। इसमें जो पहला रजिस्टर है, दिस इज़ बेसिकली TCNTN, where n is the counter that you want to basically utilize। अगर आप टाइमर ज़ीरो को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास TCN जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास इसका ये जेनेरिक नेम है, और इसी से इसको बेसिकली जब भी आप कोड के अंदर डालेंगे, इसके अंदर आपको वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जहाँ से आप जितना आप टाइमर को बेसिकली चलाना चाह रहे हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग। ये इसका टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग है कि व्हेन दिस टाइमर इज़ गोइंग टू काउंट फ्रॉम, लेट्स से ये 8 बिट का टाइमर है और ये ज़ीरो से लेके पहुंचेगा 255 तक, तो ये टाइमर ओवरफ्लो आपका फ्लैग 1 हो जाएगा। फ्लैग इज़ बेसिकली अ बिट टू ऑब्जर्व अ सर्टन सिनेरियो। उसमें अगर वो 1 होगा तो उसका एक स्पेसिफिक मतलब होगा जो डेटा शीट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ होगा, और अगर ज़ीरो होगा तो उसका एक स्पेसिफिक मकसद होगा जो उन्होंने लिखा होगा। यूजली फ्लैग जो होता है वो आपके सिस्टम उनको राइट कर रहा होता है, और आप उसको क्लियर कर सकते हैं और उसको रीसेट कर सकते हैं जस्ट टू ऑब्जर्व आ स्पेसिफिक कंडीशन। सो ये टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग, अगर आप टाइमर 1 यूज़ कर रहे होंगे तो ये 1 हो जाएगा, अगर टाइमर 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो ये 2 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर टाइमर सिलेक्शन। देन वी हैव द रजिस्टर्स लाइक टाइमर कंट्रोल, टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर TCCR। अगेन n 0 से लेके जितने भी आपके टाइमर होंगे, अगर आप कोई हायर सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं तो हो सकता है उसमें 5 टाइमर हो, 6 टाइमर हो, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सीरीज़। सो इसके अंदर हमारी सेटिंग्स होंगी, ठीक है। सो ब्लू आर फॉर सेटिंग द टाइमर, एंड yellow is for basically configuring the value that you want to count, that will be basically, and green is to observe कि आपकी जो कंडीशन थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। ये TCCR टाइमर कंट्रोल के जो रजिस्टर्स हैं, इनके मल्टीपल रजिस्टर्स भी इनके साथ हो सकते हैं, यानी एक ही टाइमर ज़ीरो को कॉन्फ़िगर करने के लिए वी कैन हैव मल्टीपल TCCR N टाइप ऑफ रजिस्टर्स। देन फिर TCCR A N, TCCR B N, इस तरह हो जाएगा, यानी TCCR A 0, TCCR B 0, इस तरीके से आपके सब भी हो सकते हैं सेटिंग के लिए रजिस्टर। एंड इन पैरेलल वी हैव दिस आउटपुट कंपेयर रजिस्टर। अगेन अगर ज़ीरो के लिए तो ज़ीरो हो जाएगा 1 2 टिल n। और इसमें ये सिनेरियो आपके पास होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ दिस मोड, आउटपुट कंपेयर रजिस्टर मोड, तो यहाँ पे हमारे पास हम एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, और वो वैल्यू जब इस रनिंग टाइमर काउंटर के साथ मैच करेगी तो हमारे पास जो आउटपुट कंपेयर मैच फ्लैग होगा दैट इज़ गोइंग टू रेज, एंड विल नो कि हमारे पास हमारा जो इवेंट है वो ट्रिगर हो गया है, ठीक है। सो दीज आर टू स्पेसिफिक मोड्स दैट विल बी फोकसिंग इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो, और इनको ही हम जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे। So all of the timer registers are byte addressable registers. Let's say we first move towards timer 0, which is basically an 8-bit timer, and it can count from 0 to 255। और इसका जो इंटरकल स्ट्रक्चर है जिसको हम इनके जो रजिस्टर्स को कॉल कर रहे होंगे उनके ये स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। एंड अगेन टाइमर 0 के लिए वी हैव 2 रजिस्टर्स फॉर setting up timer 0, and the value that we are going to put is going to be TC and T0, and the flag we are going to observe कि हमारा टाइमर चला है नहीं चला, that is timer 0 flag। and firstly we will be seeing the normal mode, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, तो हमारा जो पहला प्राइम फोकस होगा वो इसी सिनेरियो के साथ आ रहा होगा कि हम इस टाइमर काउंटर और इसके साथ एक नॉर्मल मोड के प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। सो इन फर्स्ट सिनेरियो यू कैन से कि हम सिर्फ इस हिस्से को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं नॉर्मल मोड के अंदर,
एंड अगेन अगर हम उसके एडवांस मोड में, जिस तरह CTC मोड को जब हम चेक करेंगे तो CTC मोड के अंदर हम ये कंपैरिजन वाले रजिस्टर्स को भी देख रहे होंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, हम दो वैल्यूज़ के ऊपर जो हैं अपने फ्लैग्स को रेज करवा सकते हैं। देन फॉर ऑब्जर्विंग द आउटपुट्स वी हैव दिस T1FR0 बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर, और इसकी जो बिट्स हैं, लेट्स से इसकी जो 0 बिट है उसके ऊपर ये वाला जो टाइमर 0 ओवरफ्लो की बिट है इसको आप रीड कर सकते हैं। अगर आप उसकी फर्स्ट बिट को रीड करेंगे तो इस पर ये आउटपुट कंपेरिजन वाली वैल्यू पड़ी हुई होगी, एंड सेकंड बिट के ऊपर आपकी ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो पड़ी हुई होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसकी जब इन सब बिट्स को रीड करेंगे तो विल अकॉर्डिंगली नो कि हमारे पास क्या इनकी सेटिंग्स जो हैं वो हमारी कंडीशंस पूरी हुई हैं या हमारी जो कंडीशंस है वो पूरी नहीं हुई हैं। सो लेट्स से TCCR0A एंड TCCR0B, ये दो रजिस्टर्स की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था ये जो ब्लू में रजिस्टर्स हैं इनकी हमने बात की थी। तो इनकी अंदर पर्टिकुलर बिट के अंदर क्या सब डिविजन्स हुई हुई हैं, क्योंकि ये तो बाइट एड्रेसेबल है ना, आपने कोड में लिखेंगे तो ये पूरी बाइट आ जाएगी। इसकी जो आगे फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस हैं दीज आर डिपेंडेंट अपॉन दीज पर्टिकुलर बिट्स। टाइमर 0 के नॉर्मल मोड की सिलेक्शन के लिए हम लोग basically we are interested in these bits in green and these bits in blue. ठीक है, so the blue bits are basically clock, selector and CS, and we decide कि हम इसमें कौन सी क्लॉक देना चाह रहे हैं। अगर हम इसमें क्लॉक नहीं देना चाह रहे so we write 0 0 0 here. Usually this is the case when we want to stop this particular timer. ठीक है, and if you want to use the direct clock we'll be using नो प्री स्केलिंग इन नॉर्मल मोड, और हमारे पास जैसी क्लॉक आ रही है वैसे ही हमारी टाइमर को मिल रही होगी। ठीक है, एंड लेट्स से वी वांट टू डू फर्दर डिवीजन ऑफ द क्लॉक, हम एक स्लो काउंटिंग पर्टिकुलरली करना चाह रहे हैं तो वी कैन यूज़ 0 1 0 हेयर और 1 0 1 हेयर, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितनी करना चाह रहे हैं। इसकी हम कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे कि हम क्या किस क्रिस्टल के साथ क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, सो टू नो कि हमारे पास कौन सी अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है दैट शुड बी अवेलेबल टू अस। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दीज थिंग फॉर एक्सटर्नल टाइमर एज अ काउंटर, सो एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स के लिए हमारे पास ये selections हैं that we can use, and if you want to detect the falling edge will 1 1 0 will apply here 1 1 0, and अगर हमने राइजिंग एज के ऊपर करना है तो 1 1 1। सो ये हमारी सेटिंग्स हैं इनके अंदर। इसकी कुछ जो बिट्स हैं वो TCCR0B के अंदर ही पढ़ी हैं। सो दिस इज़ बेसिकली जो इसके इंटरनल सिलेक्शन है। अगेन ये मक्स लगा हुआ है, आपने 0 0 0 डाला तो आपके पास ये क्लॉक सेटिंग आ गई कि कोई क्लॉक नहीं जा रही उसे। एंड इफ़ यू वांट टू टेक 0 0 1 तो आपके पास बेसिकली ये क्लॉक सोर्स जो है ये आउटपुट के ऊपर आपका चला जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है इसकी पर्टिकुलर सेटिंग्स जो हैं वो बन रही होंगी। और अगेन इसको ये एक क्लॉक डिवाइडर आप इसे कह लें, और इफ़ यू आर यूजिंग द एक्सटर्नल क्लॉक्स तो फिर आपके पास बेसिकली है T0 की पिन, अगर इन्वर्टेड मोड या नॉन इन्वर्टेड मोड उसके ऊपर आप डिसाइड बेसिकली कर सकते हैं कि व्हाट बेसिकली यू वांट टू यूज़। सो दीज आर बेसिकली द प्री स्केलर ऑप्शन अवेलेबल इन द टाइमर 0. Second option is what type of timer mode you want. For this chapter number 9 we are basically focusing on normal mode and CTC mode, clear timer on, compare match mode. These are the two modes that we are interested in chapter number 9. ठीक है, so normal mode के अंदर you just need to write 0 0 0 here. ठीक है, सो इन बिट्स को आप पर्टिकुलरली 0 कर देंगे तो आपका नॉर्मल मोड क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस तरह आप पूछ रहे होते हैं वो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हम कहेंगे कि जी मेक द टाइमर इन नॉर्मल मोड। सो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपका 0 0 0 तीनों बिट्स में पड़ा हुआ हो। अब ये इसमें थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन होती है वो ये है कि इसकी एक बिट यहाँ पे है और 2 बिट्स इसकी यहाँ पे हैं, तो आपने जो अपना हेक्स नंबर बनाना है वो आपने अकॉर्डिंगली बनाना है कि वो आपका नंबर क्या बन रहा है। ठीक है, सो लेट्स से अगर हमने नॉर्मल मोड के अंदर यहाँ पे अपनी जो पिछली सिलेक्शन थी वो हमने की हुई है नो क्लॉक सॉरी डायरेक्ट क्लॉक की
विदाउट प्री स्केलिंग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है लेट्स से 001, ठीक है। और तो हमारी जो टाइमर की यहाँ पे सेटिंग बन रही होगी वो इसकी वैल्यू बाकी आप यूज़ नहीं कर रहे, तो यू कंसिडर कि आपने 0x01 इस रजिस्टर के अंदर पर्टिकुलरली रख दी है। और जो आपका दूसरा यहाँ की वैल्यू है, अगर आप नॉर्मल मोड यूज़ करें तो इट इज़ गोइंग टू बी 0x00, ठीक है। ये लाइट से 0 0 0 0 0 0 0, तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया 0x00। सो इन नॉर्मल मोड बेसिकली क्या है कि आपकी जो काउंटिंग है वो शुरू होनी है फ्रॉम 0 एंड इट विल गो ऑल अबव टू 0x55 बेसिकली एन 8 बिन timer that we are going to use, and then it will reach its maximum value। तो ये क्या कर देगा, ओवरफ्लो के फ्लैग को बेसिकली आपके पास फ्रॉम 0 to 1 कर देगा, एंड वी कैन अगेन क्लियर दिस फ्लैग अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये यही बता रहा है 0 से लेके 250। अब मैं अगर कहूँ कि जी 257 तक आपने करना है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन 8 बिट मोड, या आपका टाइम डिले अगर इस ड्यूरेशन के अंदर पूरा नहीं हो रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको इसको चेंज करवाना पड़ेगा। एंड ये जब रोल ओवर करेगा तो ये आपके पास तब जो टाइमर ओवरफ्लो का फ्लैग है, रोल ओवर का मतलब है 255 से वापस 0 पे आएगा, तो ये आपके पास हाई हो जाएगा। अच्छा, इस टाइमर के अंदर जो थोड़ी सी आप एनोलॉजी ले सकते हैं वो ये है कि लेट्स से आपके पास एक पानी का बर्तन है जिसमें 0 से लेकर 255 यूनिट्स तक पानी आ सकता है, ठीक है। एंड लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वी वांट टू काउंट 5 यूनिट्स ऑफ वाटर। सो हम क्या करेंगे, लेट्स से वी कंसिडर कि ये भरा हुआ है, ठीक है। सो हम इसमें से 5 यूनिट्स पानी जो है वो निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि ओवरफ्लो यहाँ पे लगा हुआ है, TOVO यहाँ पे लगा। सो इफ़ यू वांट टू काउंट फ्रॉम लेट्स से वी वांट टू काउंट 5 यूनिट्स, सो 5 यूनिट्स हम इसे पानी इसके अंदर से निकाल लेंगे, और फिर हम इसको कहेंगे कि भाई चलो अब वाटर इन करो और काउंट जब तक 5 यूनिट्स हैं। तो 5 यूनिट्स होगा 5 4 3 2 1, ये 0 पे पहुंचेगा तो ये ओवरफ्लो करेगा एंड विल नो कि ये 1 हो गया। सो ये एक आप काउंटर की नॉर्मल मोड के अंदर एनोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट वेट्स 14 मशीन साइकिल्स इन नॉर्मल मोड। सो द क्वेश्चन हैज़ मच टू डू इट, कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट वेट्स 14 मशीन साइकिल्स इन नॉर्मल मोड, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ टाइमर एंड बेसिकली वांट टू wait the program in 14 machine cycles। So what we are going to do, we are going to calculate कि जो maximum unit है 255, उसमें से हम क्या करें, ये जो हमारे पास 14 आ रहा है इसको हम माइनस करके जो यहाँ पे हेक्स वैल्यू है वो हम अपलोड कर दें, टू टेल के यहाँ से आपने काउंट करना है। सो लेट्स से आपने जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें आपने रोल ओवर डाल दिया और आपने उसमें से 0E जो 14 है उसको माइनस कर दिया, दिस इज़ बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू। आप इसको जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो आप मैक्सिमम वैल्यू जो है 255 प्लस 1, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली 256, क्योंकि रोल ओवर भी कर रहा होगा ना ये, तो उसका प्लस 1 आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा लेट्स से आपके पास हैग्स के अंदर 100 वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, 14 माइनस कर देंगे, तो आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो दिस इज़ गोइंग टू बी 0xF2। और ये आपके पास बेसिकली क्या बन रही होगी आपके डेसिमल के अंदर, तो दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बी बेसिकली 242। सो 242 वैल्यू आप बेसिकली क्या करेंगे, TC एंड T0 के अंदर लोड कर देंगे, बिकॉज यू वांट टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम यूनिट 14 मशीन साइकिल। ये 243 244 245 251 252 253 254 256 एंड टाइमर ऑफ लो आपका जो है वो हाई हो जाएगा, एंड यू विल हैव काउंटेड 14 मशीन साइकिल इन नॉर्मल मोड, ठीक है। सो यू बेसिकली हैव टू नीड टू पुट दिस F2। तो ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपने करनी है। नाउ यू नो कि आपने TC एंड T0 के अंदर 242 डेसिमल डालनी है, या आपने इसके अंदर F2 0xF2 वैल्यू डालनी है, या आपने इसके अंदर बाइनरी की 11110010 की वैल्यू जो है वो आपने इसके अंदर बेसिकली डाल। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इनकी ही कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी, और नॉर्मल मोड के अंदर हमें पता है कि हमने
क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है, एंड विल पुट दैट वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली। और 001 नॉर्मल मोड के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। डायरेक्ट क्लॉक सोर्स हमारे पास आ रही है, ठीक है। सॉरी 001 हमने डाला है कि हम जो क्लॉक सोर्स हैं उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल अपने सिस्टम के साथ कर रहे हैं, ठीक है। प्री स्केलर हम कोई डिवाइडेड बाय क्लॉक हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। जो क्लॉक आ रही है उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये जो 001 की सेटिंग थी ये हमने डाल दी है। एंड देन यहाँ पे हमने जो डालना है वो हमने डालना है 000 बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल मोड, ठीक है। तो 000 हमने यहाँ पे डाल दिया। सो अकॉर्डिंगली जो नंबर बन रहे हैं वो आपके पास कुछ इस तरह के बन रहे हैं। एंड इनको हम जो है आगे फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे। ये नंबर हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्लियर इरेज, ठीक है। सो बेसिकली ये वाली जो है वो बन जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसको 0x00 आपने कह दिया। और ये दूसरी वाली जो वैल्यू ये बनेगी 0 0 0 0, तो 0 0 0 1। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 0x01। ये 3 गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये होना चाहिए 1, क्योंकि अगर आप लेट से 3 लिखते फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तो क्या बन जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, जिसका बेसिकली मकसद ये हो जाता कि आप इसको जो यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं 0x113 बन जाता। तो आप बेसिकली 0 1 2 3 ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका अब पर्टिकुलरली कोड आ जाएगा। और यहाँ पे असेंबली और सी दोनों के अंदर कोड जो है वो आप उसको देख सकते हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई कि हमारे पास जो काम है वो क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। पहले हम थोड़ा सा काम असेंबली के ऊपर नज़र डाल देते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली सेलेक्ट द टाइमर वैल्यूज़ that we have calculated, and how we are going to put these values in our system. So I will see how to calculate the delay generated by the timer, यानी इसे डिले टोटल जनरेट कितना हो रहा है, कैलकुलेट हाउ मशीन साइकिल क्लॉक लास्ट, कैलकुलेट हाउ मैनी मशीन साइकिल क्लॉक इट वेट्स, and then we are going to have the delay by multiplying the frequency with the number of machine cycle to get the time unit that is generated by a particular code snippet. सो यहाँ पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर हमने LDI और अपनी जो पोर्ट है उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और PB5 को एज एन आउटपुट पोर्ट हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सो इन दो के अंदर हमने अपनी आउटपुट को कन्फिगर कर दिया। देन वी बेसिकली मेड द पोर्ट बी एज आर पोर्ट, जिसके ऊपर हमने उसकी वैल्यू जो है वो 0x उसके अंदर 0 वैल्यू डाल दी है, ठीक है। एंड देन बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ मेकिंग दिस पर्टिकुलर लूप, जिसके अंदर हम ये 0xF2 वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी उसको हम टाइमर में डाल रहे हैं थ्रू LDI कमांड, लोड इमीडिएट, एंड देन मूव दिस वैल्यू टू हेयर, एंड देन वी आर कन्फिगरिंग द टाइमर कंट्रोल रजिस्टर A एंड टाइमर कंट्रोल रजिस्टर B। और इसकी हमने वैल्यूज़ देखी थी कि हम एक में 0x00 डाल रहे हैं और एक में हम 0x01 वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू बेसिकली ऑब्जर्व कि हमारे पास जो टाइमर 1FR0 है उसका जो टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग है वो हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। स्किप बिट इफ सेट, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू स्किप if TOV0 is going to be 1, तो इट्स गोइंग टू स्किप दिस बिट। अदरवाइज़ क्या होगा नॉर्मल मोड में, बस ये जब तक ये आपका टाइमर ओवरफ्लो टैंकी ओवरफ्लो नहीं करेगी ये बेसिकली यहीं पे ही घूमता रहेगा, और ये यहाँ से यूँ घूमता रहेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन पूरी हो जाएगी इट्स बेसिकली गोइंग टू स्टॉप द टाइमर, ठीक है। TCCRB0 जिसको आपने बेसिकली उसके अंदर 1 डाला हुआ था उसके अंदर 0 डाल देगा, तो बेसिकली इसको क्लॉक सोर्स मिलना बंद हो जाएगी, एंड इट्स गोइंग टू रीसेट द टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग, एंड देन इट्स बेसिकली गोइंग टू डू इट्स मीन f(x) जो ये काम करवाना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम एक पोर्ट को
जो उसकी पिन बिट 5 है उसको हम ने आउटपुट डिक्लेयर किया हुआ है और उसको हम बेसिकली क्या करवा रहे हैं, टॉगल करवा रहे हैं। यानी इस कोड का बेसिक मकसद यही है कि एक आपके पास जो PP5 आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही होगी। वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हम इसके सेकंड फेज़ के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द सेम कोड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं DDR-B से पहले आप पोर्ट की डायरेक्शन जो है वो सेट करें। यूर कन्फिगरिंग द पोर्ट एज आउटपुट पोर्ट, ठीक है, एंड देन बेसिकली यू आर इनिशियलाइजिंग द पोर्ट विद द वैल्यू 0। यहाँ पे आप से आउटपुट बना रहे थे, यहाँ पे आपने और उस पोर्ट की स्पेसिफिक बिट को आपने यहाँ पे एड्रेस किया है कि DDR-B पोर्ट जो है, ठीक है, उसकी आप डायरेक्शन सेट करो, उसकी 5th बिट को, और उसको आप कन्फिगर कर दो एज 1। और हमने देखा था कि अगर हम इस पोर्ट की डायरेक्शन में 1 सेट करते हैं तो वो कन्फिगर्ड हो जाती है एज आउटपुट पोर्ट। और यहाँ पे आप उसे वैल्यू असाइन करें। यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन अभी भी है चैप्टर नंबर 4 की, तो ही शुड नो कि हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर्स में पोर्ट्स जो हैं उनको आईओस कहते हैं, I फॉर इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। इफ़ यू वांट टू कन्फिगर द होल पोर्ट एज इनपुट तो आप बेसिकली पिन की कमांड यूज़ कर रहे थे, पिन C, पिन B, पिन D, ठीक है। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने इनपुट अगर इस पोर्ट को बनाना है तो आपने वहाँ पे क्या लिखना था, उस पर्टिकुलर पोर्ट को आपको DDR को आपको 0 करना पड़ता था। और अगर आप इसको आउटपुट पोर्ट करना चाह रहे हैं, पोर्ट B, P, C, D जो भी है, तो आपको डायरेक्शन के अंदर बेसिकली क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम करें। हमने पोर्ट इनिशियलाइज़ की टू आउटपुट पोर्ट को वैल्यू असाइन की कि तुम शुरू में 0 होगी, या तुम जो भी इसमें पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो कमांड थी चैप्टर नंबर 7 से, ये 0 को कॉन्फ़िगर करने के लिए थी। 0 वैल्यू हम जो है वो पोर्ट को इनिशियलाइज़ करवा के दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 अगर इनिशियलाइज़ करवाना होता तो क्या लिखते, इसको थोड़ा सा रिकॉल करें, ठीक है। देन यू आर बेसिकली कन्फिगरिंग द टाइमर्स। ये F2 वैल्यू कहाँ से आई है, हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर कैलकुलेट की थी कि हमने 255 में से 14 यूनिट पानी निकाला था, तो हमारे पास 242 बना था, विच इज़ इक्वल टू 0x F2। एंड देन वी आर बेसिकली कन्फिगरिंग द टाइमर्स। ये जो 2 रजिस्टर्स थे ये सेटिंग्स के रजिस्टर्स थे, ब्लू रंग के अंदर थे, और ये डिसाइड करें कि आप टाइमर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह एक मैराथन रेस होती है तो उसमें आप टाइमर का वो मोड निकालते हैं जो लैप्स मोड होता है, एंड कई दफ़ा आप टाइमर को डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं। ग्रेविटी टेस्ट अगर आपने करना है तो आप लेट से टाइमर को चलाते हैं एक स्टॉप मोड के अंदर कि आपने एक बॉल फेंकी और उसने 1 मीटर को कैरी किया, और जैसे ही वो हिट करेगी ग्राउंड पे आपने टाइमर को स्टार्ट और स्टॉप करना है, एंड यू विल बेसिकली गेट द ग्रेविटी की इक्वेशन को आप वेरीफाई करेंगे। सो टाइमर की डिफरेंट सेटिंग्स के लिए ये 2 रजिस्टर्स है जिनके अंदर आपने इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ डालनी है। इसके लिए आपने डाटा शीट की वो वैल्यूज़ देखनी है और उनके अंदर बहुत आसान है, आपने उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देन आपने अपना सेटिंग कर दी, अपने अपनी टैंकी जो थी उसके अंदर से जितना पानी यूनिट आपने डालना था वो निकाल दिया, ठीक है। आपने टाइमर को बता दिया कि भाई तुमने इस तरीके से काम करना है, ये तुम्हारी इनपुट होगी। अगर आप क्लॉक डायरेक्ट देंगे विदाउट एनी प्री स्केलर तो ये फास्ट आएगी। अगर आप क्लॉक डिवाइडेड बाई 8 दे रहे हैं तो आप समझ लें कि आपने उस नलके को, जो इनपुट का नलका है, उसे 8 टाइम्स स्लो कर दिया, ठीक है। क्लॉक डिवाइड बाई 1024 कर दिया तो आपने उसको और स्लो कर दिया, यानी और लेट पानी जाएगा, ठीक है, प्री स्केलर। और ये फिर और ओवरफ्लो देर से होगा। आप इसकी एनालॉजी इस तरीके से ले सकते हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि कब टाइमर ओवरफ्लो होता है। जब तक टाइमर ओवरफ्लो जो है इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ T1FR0 रजिस्टर, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू मास्क द लास्ट बिट एंड ऑब्जर्व कि ये कंडीशन आपकी कब तक जो है वो वैलिड नहीं होती। जब तक ये वैलिड नहीं होगी, क्योंकि अभी हम पोलिंग मोड के अंदर टाइमर को यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स बेसिकली लूप अराउंड हेयर। ये कोई काम नहीं कर रहा होगा, ये यहीं पे वेट कर रहा होगा, ठीक है, कि मेरा टाइमर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे ही आपके पास टाइमर अपना काम कर देगा तो ये क्या कर देगा, टाइमर को स्टॉप कर देगा, TO0 को क्लियर कर देगा। ये 2 काम है, टाइमर को स्टॉप करना और इसको क्लियर करना। दीज आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बुक इन द स्टेप्स हाउ टू कॉन्फ़िगर द टाइमर, यू कैन सी देम सेल्फ। एंड देन यू विल परफॉर्म योर f(x) जो भी आप फंक्शन करवाएं। यहाँ पे हम सिंपल क्या फंक्शन करें कि पहले अगर पोर्ट 0 थी तो अब इस कमांड के चलने के बाद वो पोर्ट 1 हो जाएगी।
नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगी तो ये एक्स नॉर गेट हम यूज़ कर रहे हैं, ये फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आपको एज अ रिज़ल्ट जब भी ये फंक्शन चलेगा तो ये बेसिकली इसको टॉगल करवा देगा, आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास यही जो पर्टिकुलर आंसर है, इफ़ यू आर यूजिंग द 10 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल, 1 डिवाइडेड बाई 10 मेगाहर्ट्ज़ इज गोइंग टू 0.1 माइक्रोसेकंड। तो जो आपके पास इसके अंदर क्रिस्टल लगा हुआ है, हर उसकी जो पल्स आ रही है दैट इज़ गोइंग टू गिव अस डिले ऑफ 0.1 माइक्रोसेकंड। ठीक है। सो अगर हमारा जो कोड था उसमें हमने टाइमर से कहा था कि भाई आपका काम ये है कि आपने 14 मशीन साइकिल्स को कैलकुलेट करना है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज़ गोइंग टू बी 1.4 माइक्रोसेकंड। दिस इज़ द डिले दैट वी आर डायरेक्टली जनरेटिंग फ्रॉम द टाइमर। सो यहाँ पे आप इस पूरे कोड की इन्होंने असेंबली के अंदर एक डिले निकाल के दिखाया है। एंड वी नो कि हमारे पास जो 14 का डिले था वो कहाँ से आया था। ठीक है। एंड वी मल्टीप्लाइड इट विद 10 मेगाहर्ट्ज़ को हमने कन्वर्ट किया था टाइम यूनिट के अंदर, ये हमारे पास डिले आया था। बट अगेन ये हमारा टाइमर का डिले था, कुछ हमारा इंस्ट्रक्शंस का भी डिले होगा। ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली टोटल 18 हमारे पास टाइम यूनिट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस को चलाने में लग रहे हैं। तो 18 इज़ बेसिकली गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो टोटल हमारे पास जो जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो 1.8 प्लस 1.4 3.2 माइक्रोसेकंड एक दफ़ा आपके पास जो है वो, जब आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है ये हाई टाइम के लिए, तो ये इतना बन रहा है। एंड लो टाइम के लिए भी लेट से इतना ही बन रहा होगा। सो 3.2 माइक्रोसेकंड ऑन, 3.2 माइक्रोसेकंड ऑफ। तो टोटल ये बन गया 6.4 माइक्रोसेकंड। ठीक है। एंड यू गोइंग टू डिवाइड इट 1 डिवाइडेड बाय 6.4, यू गेट दिस नंबर। ठीक है। तो ये अगर आप ऑसिलोस्कोप से इस कोड को चलाएं और ऑसिलोस्कोप्स की पिन से उस पिन को ऑब्जर्व करें, तो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी दैट यू आर बेसिकली गोइंग टू सी। एंड दिस इज बेसिकली 156.25 किलोहर्ट्ज़ इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर इतनी पल्सेस जो है वो आपका कोड जनरेट कर रहा होगा। ठीक है। सो द प्रोसीजर for getting these values is like calculate the period of the clock source, very easy. We basically divide the crystal, main crystal जिस Arduino के ऊपर 16 मेगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है, and divide the desired time delay by the period of the clock. and जितना भी आपको टाइम डिले चाहिए, you divide it with the clock and then subtract it from 256 where n is the decimal number value we got in step number 2, and then set this timer counter to according to that पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोसीजर्स हैं और इनकी हमने फ़िज़िकल एप्लीकेशन जो है या फ़िज़िकल कैलकुलेशन वो हमने इस स्टेप के अंदर सारी करके देखी है। ठीक है। इनके ऊपर आप अपनी एक टाइमर की वैल्यू जो है वो बेसिकली निकाल सकते हैं। एक छोटा सा और कोड है जिसके अंदर आप यू वांट टू जनरेट अ राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव विद अ पीरियड ऑफ 10 माइक्रोसेकंड्स ऑन पोर्ट B3। ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने बता दिया 10 माइक्रोसेकंड्स है। तो अगर लेट से टोटल इन्होंने बताया कि जी टी जो है वो हमारे पास 10 माइक्रोसेकंड है, तो लेट से ये 10 माइक्रोसेकंड ये टोटल बन रहा है। ठीक है। इसके अंदर 5 ये टाइम ऑन होगी और 5 टाइम ये ऑफ होगी। ठीक है। सो वी नीड टू कैलकुलेट डिले और टाइमर वैल्यू फॉर 5 माइक्रोसेकंड, क्योंकि उसे हम 2 दफ़ा कॉल कर रहे होंगे। पहले उसे हम हाई के लिए कॉल करेंगे, फिर उसे हम लो के लिए कॉल करेंगे। अगेन हमने वैल्यूज़ को पोर्ट को अपनी इनिशलाइज करवाया एंड टू कैलकुलेट दिस थिंग हमारे पास जो क्लॉक सोर्स है वो 0.1 माइक्रोसेकंड का आ रहा है। ठीक है। सो विल सी कि हमारे पास जो टोटल टाइम हम निकालना चाह रहे हैं वो 5 माइक्रोसेकंड है और जो एक क्लॉक सोर्स है वो 0.1 माइक्रोसेकंड का। सो वी डिवाइड दिस थिंग एंड वी गेट 50 क्लॉक्स। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ही देंगे कि आपके पास लेट से बहुत ही आपके पास जो बेसिक करेंसी है वो 1 रुपया है। एंड मैं कहता हूँ आपने अगर हमें 50 रुपये चाहिए तो हमें कितनी 1 रुपये के सिक्के चाहिए होंगे। सो ये कहा कि 50 डिवाइडेड बाय 1 आप करेंगे तो आपको निकल आएगा कि जी मुझे 50 सिक्के चाहिए टू काउंट 50 फ्रॉम 1 कॉइन यूनिट। ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपके पास जो है ना वो
क्लॉक्स आप कैलकुलेट करें कि जो टोटल टाइम आपके पास रिक्वायर्ड है उसको आप जो यूनिट टाइम है उससे डिवाइड कर दें एंड यू गेट दिस 50 and you then subtract it from 256, which is basically the 8-bit timer plus 1 overflow, and subtract this thing from the जो आपने कैलकुलेट किया है, तो जो नंबर आ गया वो 206 है। इसका हमने अभी एग्जांपल इस तरह ही दी थी कि ना कि आपने जितना भी आपके पास है 255 यूनिट का है उसमें से आपने जो भी टाइम यूनिट निकालना था अब आपने उसमें से 50 निकाल देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 206 एंड दिस वैल्यू इज़ 206 इज़ गोइंग टू बी सबमिटेड टू योर काउंटर रजिस्टर, जिसके अंदर आप एक ने पैरेलल लोड करवा दिया और आपने सिखा अब 206 से आप काउंट करो टू गेट द ओवरफ्लो वैल्यू। यू सेलेक्ट द नॉर्मल मोड प्री स्केलर and you basically observe this is another way of writing the previous command जो हमने पिछले जगह पे लिखी थी TOVO को हम ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ भी वही काम ही है। T1FR0 को आप मास्क कर रहे हैं 0x01 के साथ। मास्किंग आपको याद है चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा था कि जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे जब आप 0x01 के साथ, तो सिर्फ जो लास्ट बिट होगी विच इज़ बेसिकली द टाइमर ओवरफ्लो 0 बिट वही बचेगी। और अगर ये आपकी कंडीशन जो है वो ये 1 जनरेट कर रही होगी तो आपका लूप इज़ गोइंग टू स्टे हेयर जब तक ये नहीं होगा, बिकॉज ये पोलिंग मोड है, ठीक है। और जैसे ही ये होगा यू आर गोइंग टू स्टॉप द टाइमर, क्लियर द ओवरफ्लो फ्लैग एंड देन परफॉर्म योर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो मॉडिफाई द टी सी एंड इन एग्जाम्पल टू गेट द लार्जेस्ट टाइम डिले possible with no prescaler. Find the delay in microsecond in your calculation. Do not include the overhead due to instructions. So इस प्रोग्राम की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे चेंज कर दिया कि हमने कहा जी पूरी, पहले तो हम कह रहे थे ना थोड़ी सी टैंकी खाली, हम कह रहे हैं पूरी टैंकी खाली है एंड काउंट फ्रॉम 0 to 255 एंड सी व्हाट इज़ बेसिकली कमिंग टू योर कोड एंड देन अकॉर्डिंग द प्लान कि आपके पास क्या चीज़ बन रही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आपके पास जो कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी बन रही है इट इज़ बेसिकली 0.10 megahertz and it's going to the time unit is 0.1 microsecond and if you कैलकुलेट दिस डिले तो ये हमारे पास जो इस कोड स्निपेट से टाइम निकल रहा होगा दिस इज गोइंग टू बी 25.6 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास टोटल टाइम डिले बन रहा होगा। सो वी कैन यूज़ दिस थिंग टू हैव make bigger loops, bigger counters, and we can also use the pre-scalers कि हम जो है ना वो बड़े जो टाइम यूनिट्स हैं उसको हम काउंट कर सकें, ठीक है। प्री-स्केलर्स एंड जनरेटिंग फॉर लार्जर टाइम डिलेज, और इसकी मैंने आपको जो एग्जांपल बताई है वो यही है कि इफ़ यू कंसिडर दिस एज अ वाटर टैंकी, ठीक है, और वाटर टैंकी के अंदर जो इनफ्लो है दिस इज़ द क्लॉक, दिस इज़ द इनफ्लो, ठीक है। लेट्स से ये आपके पास मेन क्लॉक है एंड ये आपके पास एक नलका लगा हुआ है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्लॉक को ही जाने देना है या क्लॉक डिवाइडेड बाय 8 करना है या क्लॉक डिवाइडेड बाय 1024 करना है, ठीक है। यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू, और जितना आप बड़ी क्लॉक को डिवाइड करेंगे उतना इसके अंदर स्लो जो है वो पानी भरेगा। सो द मोर स्लोअर दिस थिंग इज़ द मोर टाइम यू कैन बेसिकली काउंट, बिकॉज टाइमर ओवरफ्लो होने में उतना ही देर बेसिकली उतना ही टाइम कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ एनालॉजी कि जब आपने प्री स्केलर यूज़ करने तो आपने क्यों यूज़ करने और उनका बेसिकली आपके पास क्या सिनेरियो बन रहा होगा। सो द नेक्स्ट मोड दैट वी आर गोइंग टू बेसिकली सी इज CTC मोड, क्लियर टाइमर ऑन कंपेयर मैच मोड, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो हम टाइमर को ही यूज़ करें, बट नाउ वी आर कन्फिगरिंग द टाइमर एज अ डिफरेंट एंटिटी, ठीक है। वी आर नॉट कन्फिगरिंग इट इन नॉर्मल मोड जिस तरह हम पहले उसको नॉर्मल मोड में कन्फिगर कर रहे थे। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, आउटपुट कंपेयर मैच वाला जो है वो हमारा फ़िलासफ़ी यूज़ हो रही होगी कि जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए वी विल पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो एंड गो एंड मैच टिल दैट पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन द ओवरफ्लो का जो हमारे पास OCF0 का जो रजिस्टर है दैट्स गोइंग टू बी रेज्ड, ठीक है। सो टाइमर ओवरफ्लो जो है वो हमारे पास जो CTC मोड में क्लियर टाइमर ऑन कंपेयर मैच इस एस्पेक्ट से काम कर रहा होगा कि ये रनिंग वैल्यू होगी इसकी, लेट्स से 1 2 3 और लेट्स से 127 हमने लिखा हुआ है और यहाँ भी 127 हमने फिक्स वैल्यू दी है। जैसे ये वैल्यू मैच करेगी आपका जो OCF का जो रजिस्टर होगा ये 1 हो जाएगा।
So if you're using the CTC mode, so you'll need to observe the OCF 0 flag. टाइमर ओवरफ्लो 0 वाला फ्लैग जो है वो इस सिनेरियो के अंदर कभी रीच करेगा ही नहीं, इस वजह से उसे ऑब्ज़र्व करने का कोई पर्टिकुलर फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही फ्लैग जो है उस रजिस्टर को देखना पड़ेगा। सो CTC मोड के लिए हमने अपनी जो टाइमर की कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से करनी है, उसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ है। जिस तरह ये जो वैल्यूज़ थी 2 1 0, इधर हमने 0 और 1 0 डाल देना है। बाकी लेट से 0 0 0 0 0 0 इसी तरीके से 0 0 0 और ये तो हमारी था कि हम प्री स्केलर क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक, सो एक छोटा सा हमारे पास कोड है। सो यहाँ पे जो सेकंड एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव विद अ पीरियड ऑफ 10 माइक्रोसेकंड। इसके लिए हम एक वेव बनाना चाह रहे हैं और इसमें यही सिनेरियो होगा कि 5 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन होगी और 5 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ होगी। ठीक है, सो ये टोटल बन जाएगी हमारे पास 10 माइक्रोसेकंड की। ठीक है, अब ये CTC मोड इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मोड। अगर आप नॉर्मल मोड में एनालॉजी ले रहे थे फ्रॉम काउंट अप, जहाँ तक आपने भर दिया था पानी उधर तक आपको 255 में से माइनस करना था उतना सेट। लेट से 14 आपने माइनस किया और फिर आपने कहा कि अच्छा अब आप जो है ना वो काउंट इन करो जब तक ओवरफ्लो नहीं चलता। CTC के अंदर सिनेरियो ये है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ज़ीरो से। यू कंसिडर कि ये एम्प्टी है ऑलरेडी। इसमें जो एनोलॉजी थी आपकी नॉर्मल मोड के अंदर, इट वाज लाइक इट्स फिल्ड। ठीक है, लेकिन CTC मोड के लिए यू कैन कंसिडर दिस इज़ एज एम्प्टी। और ये जो हमारे पास लेट से क्लॉक का सोर्स है, वट एवर इट इज़, क्लॉक डिवाइड बाई 8 है, वो डायरेक्ट आ रहा है। एंड यहाँ पे आपने एक टैग डाया हुआ है OCF का कि जब वो कंपेयर करेगा जो भी आपकी सेट वैल्यू होगी ये भरेगा एंड इट विल रीच टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तो फिर आपके पास जो CTC का जो फ्लैग होगा OCF 0 वाला वो फिर रेज हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे हमें जो इसके साथ चीज़ नज़र आएगी वो यही चीज़ होगी कि हम इनकी वैल्यूज़ को इसके अकॉर्डिंगली फिर सेट कर रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अरेज कर देते हैं इसको ताकि अगली स्लाइड्स पे मसला ना हो। पॉइंटर ऑप्शन। सो जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे देनी है वो आपके पास क्योंकि हमारा अब काउंटर फिल नहीं हो रहा, सो वी आर कंसिडरिंग कि 0 से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 5 माइक्रोसेकंड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टाइम डिले, और हमारे पास क्लॉक सोर्स 0.1 माइक्रोसेकंड का। तो सेम फार्मूला आपने लगाया यूनिट्स निकालने के लिए, इट कम्स टू आउट टू बी 50 क्लॉक्स। ठीक है, 50 क्लॉक्स आपके पास टोटल यूनिट टाइम का आ जाएगा और उसमें से आप 1 माइनस कर लें बिकॉज ओवरफ्लो को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे। सो 0 से दैट पर्टिकुलर जो आपके पास नंबर चल रहा है वो जा रहा होगा एंड ये आपकी वैल्यू 49 यहाँ से 50 माइनस 1 जो मैक्सिमम वैल्यू थी। एंड यहाँ पे आप बेसिकली CTC मोड के लिए क्या करें, WGM को 1 कर रहे हैं, बाकी सारा जो है वो आपके पास 0 है, WGM जो है वो आपके पास बेसिकली 1 है। 1 क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये आपने इसको 1 किया था, इस पर्टिकुलर वैल्यू को 1 डाला थी वैल्यू, तो इसलिए ये एक और इन्होंने लिखने का तरीका बता दिया है। अगर आप इसको इस तरह 0x02 लिखना चाहें तो वो भी दैट्स परफेक्टली फाइन, या आप इसको बाइनरी में लिखना चाहें इट विल वर्क एज वेल। ये इन्होंने डायरेक्टली जो रजिस्टर को 1 करना है उसको डायरेक्टली लिख दिया। कोड की रीडेबिलिटी थोड़ी बेहतर हो गई है एंड नॉर्मल मोड में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्लॉक की कोई डिवीज़न हम नहीं ले रहे और उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करें। सो वाइल आपके पास जो है वो
बेसिकली हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसके ओवरफ्लो फ्लैग को, जब तक ये हमारे पास एक्टिवेट नहीं होगा हमारा कोड यहीं पे पोलिंग मोड के अंदर चलता रहेगा, ठीक है। पोलिंग मोड बेसिकली वही मोड है कि आप टाइमर इस्तेमाल करने के लिए वेट कर रहे हैं उसके फ्लैग को कि वो कब तक पानी को या जो टाइम यूनिट है उसको वो ओवरफ्लो मोड पे नहीं लेके आता। व्हेन इट्स डन तो आप बेसिकली क्या करेंगे, टाइमर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो टाइमर का जो फ्लैग है उसको क्लियर कर देंगे एंड यू विल परफॉर्म योर f(x). तो बेसिकली दोनों मोड्स बिल्कुल अभी यहाँ पे सिमिलर काम ही कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो ये एनालॉजीज़ का है कि इफ़ यू आर यूजिंग CTC मोड और नॉर्मल मोड। इनकी आगे फर्दर एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम जाएंगे तो CTC मोड आपको वेव जनरेशन के लिए ज़्यादा हेल्प करेगा, और इसको फिर हम जो है वो वेव जनरेशन वाली इसकी एप्लीकेशन होंगी उसमें थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि किस तरह काम कर रहा है। सो टाइमर 2 और टाइमर 0 के अंदर इन्होंने एक प्रिंसिपल डिफरेंस हमें बता दिया है। मोर और लेस टाइमर 0 और टाइमर 2 दोनों एक ही जैसे, ठीक है, यू कैन यूज़ बोथ। और ये उसके पर्टिकुलर जो रजिस्टर्स हैं जिसमें आप उसकी आउटपुट के फ्लैग को कंसर्व करेंगे। अगर आप नॉर्मल मोड में कर रहे हैं तो ये दो हैं, और अगर आप CTC में कर रहे हैं तो ये दो आपके पास आ रहे होंगे। दो वैल्यूज़ को आप ऑब्ज़र्व भी करवा सकते हैं फॉर हाई एंड लो ड्यूरेशंस। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ चेंजेस हैं वो ये हैं कि टाइमर 0 के अंदर हमारे पास एक्सटर्नल क्लॉक की प्रोविजंस हैं लेकिन टाइमर 2 के अंदर हमारे पास एक्सटर्नल क्लॉक की प्रोविजंस एज सच नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें फर्दर जो है ना सब डिवीजन्स ज़्यादा बेहतर मिल रही है। 32 भी मिल रही है, 64 भी मिल रही है, 128 भी मिल रही है। यहाँ पे एक टाइम डिवीजन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपको कुछ और टाइम सिलेक्शन के अंदर हेल्प आउट कर सकेंगी। सो पिछले दो जो थे वो हमारे पास 8 बिट की एग्जांपल्स थी कि 8 बिट को हम किस तरीके से बेसिकली जो है वो कैटर कर रहे हैं। और अगर हम 16 बिट का टाइमर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो टाइमर 1 जो है वो आपके पास इस सिनेरियो के अंदर आ जाएगा। अब किसी भी चीज़ की जो एप्लीकेशन होती है वो आपको तब पता चलती है जब उसकी आपको लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है और आपको पता चलता है कि यार ये जो मेरा हार्डवेयर है इसकी मैक्सिमम जो है वो लिमिट ये है, इसके बाद ये यूज़ नहीं हो सकता एंड आई नीड एन अपग्रेड। सो टाइमर 1 इज़ बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो कि अगर आप इंटरेस्टेड थे, आपका काम 0 से 255 यानी 8 बिट के अंदर हो रहा था तो इट वाज वेल एंड गुड, ठीक है, हमें इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे बने कि आपने बड़े टाइम डिले जनरेट करने थे या आपने इवेंट्स ज़्यादा करने थे, क्योंकि इस सिनेरियो के अंदर आप 255 से ज़्यादा का काउंट नहीं कर सकते। सो फिर हमें जो है ये आर्किटेक्चर जो प्रोविज़न दे रहा है वो ये है कि वी कैन यूज़ अ 16 बिट टाइमर। 16 बिट टाइमर, तो 16 बिट कितना बन जाएगा, 655, ठीक है, 35 लेट्स से, आप इतनी काउंटिंग कर सकते हैं इससे। और दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है। इसके लिए अब हमारे पास होगा भी ये कि वांट टू यूज़ दिस थिंग, तो वी कैन नॉट यूज़ एन 8 बिट नंबर, हमें दो 8 बिट के जो है ना रजिस्टर्स कम से कम चाहिए होंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक TCNT1 एंड L, इसकी लो बाइट यहाँ पे होगी एंड इसकी बेसिकली जो हाई बाइट है वो आपको यहाँ पे मिल रही होगी। दिस इज़ द सेम रजिस्टर जिसको आप कॉन्टीन्यूस फ्लो में लिखते थे और इसके अंदर आप वो वैल्यूज़ डाल देते थे जिसको आप रीड यानी आपके पास जो रनिंग काउंटर की वैल्यूज़ थी वो आप इसके अंदर डाल देते थे और ओवरफ्लो में जब ये ओवरफ्लो करती थी तो आपको पता चल जाएगा। ब्लू वाले सेटिंग्स के रजिस्टर्स हैं कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है एज़ पर द डाटा शीट, अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डाटा शीट, वो बताएगी कि जी इनकी पर्टिकुलर सेटिंग्स आपको क्या क्या जो है वो फर्दर मिल रही हैं। एंड यू अगेन हैव अ 16 बिट कंपैरिजन अवेलेबल एज वेल। आपका नंबर अगर बहुत बड़ा है या आपको फाइनल रेजोल्यूशन चाहिए तो एक 16 बिट का आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, बस क्या 50,000 आपको एक नंबर आपकी कैलकुलेशन में बन रहा है। तो यहाँ पे जब 50,000 आएगा तो आप CTC मोड में ये वाला जो सिनेरियो है वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल मोड में यही होगा कि यू आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ओनली। सो हाई एंड लो के लिए हम दोनों जब हम CTC मोड यूज़ कर रहे हो तो वी कैन यूज़ दीज बोथ ब्रांचेस। तो ये उनके फिर तब आपके जो रजिस्टर्स होंगे मे बी ये कुछ और रजिस्टर्स भी ऐड हो जाएं अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन इफ़ रिक्वायर्ड।
टाइमर मोड के अंदर भी हमारे पास उसी तरीके से हमारे पर्टिकुलर रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ क्योंकि हमने सेट करनी है। डाटा वैल्यू तो हमें पता है कि हमने कैसे सेट करनी है, कि हम नॉर्मल मोड में है तो हमने उतना यूनिट उसमें से चीज़ निकाल लेनी है और फिर हमने मैक्सिमम के लिए ओवरफ्लो वेट करना है। और CTC में हम सब कंसिडर करेंगे कि एम्प्टी है और हम स्क्रैच अप कर रहे होंगे फ्रॉम द बॉटम, और इसके लिए हमारे पास टाइमर वन में एक्सटर्नल क्लॉक सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और बाकी हमारे पास वैसे ही चल रहा है। सो यू कैन सी वैसे ही है। इन्वर्टेड चाहिए सिग्नल, नॉन इन्वर्टेड चाहिए तो 7 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से क्लॉक की जो आपको फर्दर डिवीजन चाहिए, इसकी एनालॉजी हमने वही दी थी कि अगर प्री स्केलर का मतलब है कि अगर आपने एक नलका लगाया हुआ है क्लॉक का और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट फुल प्रेशर से आ रही है तो ये फुल प्रेशर आपको 1 पे मिलेगा। अगर आपको ने नलका स्लो कर दिया है तो आपको लेट्स से डिवाइडेड बाई 8 नहीं मिल रहा होगा, डिवाइड बाई 64 मिल रहा होगा। सो ये एक आप एनालॉजी ले सकते हैं प्री स्केलर को समझने के लिए। और अगर हम नॉर्मल मोड यूज़ कर रहे हैं तो अगेन जो इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ है, क्योंकि अब ये बड़ा रजिस्टर है तो इसमें 4 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, ठीक है। सो यू पुट लेट्स से 0 हेयर, पुट 0 हेयर, अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ इट इन नॉर्मल मोड 0 हेयर एंड 0 हेयर। इफ़ यू वांट टू CTC मोड में आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इसके लिए इस वाली पर्टिकुलर पिन को 1 करना पड़ेगा। सॉरी। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टॉगल्स PB5 वंस पर मिली सेकेंड यूजिंग नॉर्मल मोड। अब यहाँ पे हम बेसिकली जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ हमने क्रिस्टल सोर्स लिया हुआ है और इससे जो क्लॉक सोर्स बन रही है टाइम यूनिट में वो 0.1 माइक्रोसेकेंड की है। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट 1 मिली सेकेंड यू बेसिकली डिवाइड इट विद द बेसिक क्लॉक, तो ये हमारे पास 10,000 जो है वो बन जाएगा। और देन यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम बेसिकली द मैक्सिमम नंबर बिकॉज दिस इज़ नाउ ए 16 बिट वर्जन, ठीक है। 16 बिट वर्जन के अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास ये मैक्सिमम आ रही होगी और ये 10,000 हमें काउंट्स चाहिए होंगे टू काउंट बेसिकली आवर डिज़ायर्ड डिले, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास सिनेरियो है वो ये है कि अगर हमारे पास 8 बिट का टाइमर होता और 16 बिट की प्रोविज़न ना होती और फिर हमें कहा जाता 1 मिली सेकेंड डायरेक्ट टाइमर से बनाओ, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल बिकॉज इट कुड नॉट काउंट बियॉन्ड 255, ठीक है। सो यहाँ पे 16 बिट टाइमर की आपको क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी कि आपने 1 मिली सेकेंड के लिए बनाना है, ठीक है, तो आपको ये प्रोविज़न इसके अंदर ईजीली मिल जाएगी। सो द नंबर इज़ बेसिकली 55356। जो नंबर में आपका बचेगा फ्रॉम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम 16 बिट वैल्यूज़, एंड दिस नंबर इन इक्वलेंट हेक्साडेसिमल इज़ गोइंग टू बी D8F0। सो बिकॉज जो हमारे पास पहले हम TC/NT0 में डाल रहे थे, इट वॉज एन 8 बिट नंबर। नाउ हमारे पास TC/NT1H और TC/NT1L दोनों आ गए हैं, ठीक है। सो वी कैन डिवाइड दिस नंबर, हमने जो लोअर बाइट्स हैं इसकी, ठीक है, वो हम डाल देंगे बेसिकली L वाले में, और जो हायर बाइट्स हैं वो हम डाल देंगे बेसिकली H वाले जो बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर है उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास इसका जो मेन कोड है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि हमने बेसिकली स्टैक को क्लियर किया, ठीक है। स्टैक को क्लियर करने के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि हम बेसिकली यहाँ पे हम अपनी पोर्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारे पास पर्टिकुलरली SPL DDRV5 हम अपनी आउटपुट पोर्ट को कॉन्फ़िगर करें, उसको इनिशियलाइज़ करें, एंड देन वी आर कॉलिंग द डिले ऑफ 1 मिलीसेकंड फंक्शन विच इज़ बेसिकली कॉल्ड हेयर आर कॉल्ड रिलेटिव डिले। ये जाएगा अपना टाइम यूनिट जो है वो TC1TH में इसने D8 डाला और 1L में इसने F0 डाला। ये कैसे डाला ये हमने अभी इसकी पूरी बिहाइंड द सीन कैलकुलेशन देखी हैं। और इसके बाद जो टाइमर कंट्रोल के ब्लू सेटिंग्स के रजिस्टर्स थे उसमें अकॉर्डिंगली हमने जो वेव मोड था और क्लॉक सोर्स वो सेलेक्ट किया, एंड वी आर बेसिकली नाउ ऑब्जर्विंग कि हम हमारा टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो किस वक्त जो है वो क्लियर होगा। जब तक नहीं होगा ये यहीं पे घूमता रहेगा, ठीक है। आफ्टर इट्स क्लियर द टाइमर विल बी स्टॉप्ड, it will be cleared and it will basically perform its function, and then it's going to return where it started, because we are using this thing
फॉर विद अ फंक्शनल कॉल. तो स्टैक जो है वो इस वजह से यहाँ पे इट्स पार्ट ऑफ दिस सिनेरियो. ऑल्टरनेटिवली वी कैन राइट दिस थिंग इन सिमिलर वे कि R20 हाई लिख के हम -1000 हमने लिख दिया. तो इसके अंदर जो इक्वलेंट इसकी हाई बाइट्स होंगी वो TCNT1H में चली जाएंगी, और जो लो -10,000 लिखा है तो जो लो बिट्स बन रही होंगी वो इक्वलेंट. ये प्रोग्रामर की ईज़ के लिए इन्होंने एक तरीका बताया हुआ है, और इसके थ्रू आप जो है ये डायरेक्टली भी सेटिंग कर सकते हैं इफ़ योर कंपाइलर अलाउज यू टू डू दैट. ठीक है. सो हाई का फंक्शन हाई बिट्स को डाल देगा उसकी पोजीशन पे, और लो का फंक्शन लो बिट्स को डाल देगा. व्हेन वी आर यूजिंग टाइमर 1 विच इज़ बेसिकली 16 बिट रजिस्टर, सो हमारे पास इंटरनली जो है वो एक टेम्प 8 बिट का रजिस्टर भी होगा जो वैल्यूज़ को मनूवर करवाने के लिए इट विल बी हेल्पफुल. So write a program that toggle PSB once using the CTC mode. You can check this program by yourself. Again वो सेम प्रोग्राम ही हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक दूसरे तरीके से देख रहे थे. यहाँ पे हमने 10,000 -1 कर देना है, और जो हमारी टाइमर की जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर वी नाउ नीड टू कॉन्फ़िगर इट इन CTC मोड. ठीक है. उसके हमने CTC मोड में कर दिया, और हम जो ऑब्जर्विंग फ्लैग है वो हमारे पास अब TCOV या TCOV1 नहीं है. अब यहाँ पे आउटपुट कंपेयर फ्लैग ऑफ 1A टाइमर, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस वाज बेसिकली टाइमर, और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने नॉर्मल मोड और CTC मोड दोनों को डिटेल के अंदर ऑब्ज़र्व किया, और हमने देखा कि ये किस तरीके से काम करते हैं. इसके लिए जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो ऑथर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड दोज एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू रन देम ऑन Proteus टू सी हाउ दीज बेसिकली वर्क टू एवेल्यूएट देम. सो नेक्स्ट जो इसका फाइनल चीज़ है उसमें हम काउंटर्स को देखेंगे. काउंटर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर काउंटिंग, और काउंटर्स के अंदर हमने शुरू में भी बात की थी इफ़ यू वांट टू यूज़ टाइमर इन फॉर्म ऑफ अ काउंटर. सो यहाँ पे हमें ये वाली जो दो पिन्स हैं दे विल बी हेल्पिंग अस आउट इफ़ यू वांट टू सी द राइजिंग एज, और वी वांट टू सी द फॉलिंग एज विल बी सिलेक्टिंग द 6 पिन. अब टाइमर्स के लिए क्या है कि कुछ पिन्स जो हैं वो डेडिकेटेड हैं, कि ये जो पिन्स हैं इनके ऊपर ही आपने अपना जो है ना हार्डवेयर जो है उसको लगाना है टू जज कि आपके पास जो है वो एक्सटर्नल कोई जो है ना एक्टिविटी आ रही है, एंड यू वांट टू यूज़ इट एज ए एक्सटर्नल काउंटर इवेंट. तो इसके लिए T0 पिन जो है वो मुख्तस इन्होंने की हुई है. यू कैन सी T0 एंड दिस T0 मैप विच इज़ बेसिकली ऑन PD4, विच बेसिकली द 5th पिन ऑफ D पोर्ट. ऑर्डिनो के अंदर इसकी अपनी एक मैपिंग होगी. You can see the relevant mapping by yourself, and 6 and 7 are basically rising edge और falling edge. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा कोड इसमें हम देख रहे हैं, और the code is basically saying assume that a clock pulse are fed into pin T0. Write a program for counter 0 in normal mode to count the pulses on the falling edge and display the status of the T count on port C. ठीक है. सो यहाँ पे हम इस सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं. हमने बताया कि आपने जब भी इसका कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो देयर आर सम स्टेप्स. नंबर 1 स्टेप इज़ टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम द क्वेश्चन, कि आपका बेसिकली सिस्टम है क्या, वो इनपुट क्या ले रहा है, और वो पॉसिबल आउटपुट्स क्या ले रहा है, और पॉसिबल फीडबैक्स वो क्या ले रहा है. तो वी नो के क्लॉक पल्स आर बीइंग फेड ऑन पोर्ट T0. ठीक है, T0, और लेट्स से वी कंसिडर कि एक सेंसर लगा हुआ है जो पल्सेस इसको जो है वो दे रहा है. एंड इन नॉर्मल मोड काउंट द पल्सेस ऑन द फॉलिंग एज. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. वी वांट टू कंसिडर इट इन फॉलिंग एज. ठीक है, विच मीन कि 6 सिलेक्शन जो है दैट विल बी यूटिलाइज. एंड देन द क्लॉक पल्सेस आर बीइंग फेड. वी नीड टू शो द इक्विवेलेंट काउंटर on an 8-bit port which is basically port C in this particular scenario. कि यहाँ पे लेट्स से एक पहली पल्स आती है. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लेट्स से 8 बिट के ऊपर 0 0 0 0 0 0 1 शो हो जाए. अगली पल्स आती है तो आपके पास जो इसको हम सॉरी डाउन पल्स करेंगे क्योंकि नेगेटिव पल्स है ना, तो अगली पल्स के ऊपर ये 1 0 हो जाए. अप टिल 1 1 1 1 1 1 तक ये आपको बेसिकली पोर्ट डेटा शो कर सकती है.
तो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो हमने पोर्ट सी को कॉन्फ़िगर कर दिया एज आउटपुट पोर्ट, और हमने बेसिकली इसके बाद क्या किया कि TCCR0A के अंदर 0 डाल दिया बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इन नॉर्मल मोड, एंड TCCR0B के अंदर हमने 0x06 लिख दिया है। 6 का मतलब ये है कि इट्स गोइंग टू बी 0 0 0 0 0 1 1 0, विच इज़ बेसिकली इंश्योरिंग कि यहाँ पे 0 1 1 आ जाए, एंड विच इज़ बेसिकली इंश्योरिंग कि जो अब क्लॉक बाहर से आ रही है वो बेसिकली इस पिन से होती हुई नेगेटिव एज के थ्रू आपके सिस्टम को मिल रही होगी, ठीक है। एंड आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग दिस एज अ काउंटर एंड डिस्क्राइबिंग द पोर्ट, यू बेसिकली से कि जो भी TCNT0 रजिस्टर के अंदर आ रहा है उसको रीड करो और उसको पोर्ट सी के ऊपर डिस्प्ले कर दो, ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो जो भी आपकी इनपुट रीडिंग आ रही होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर इसके हम ऑल्टरनेटिव देखें कि अगर हम इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ दिस थिंग एज ए काउंटर, सो विल देन हैव टू राइट अ कोड फॉर इट, कि जैसे ही हम एक T0 पिन को कंसिडर कर लें एक इनपुट पिन है और उस पिन को हम कंसिडर करके ख़ुद से चेक करें कि जब उसकी राइजिंग एज आ रही है, सो हम जो है वो पोर्ट सी के अंदर पोर्ट C+1 करके एक इंक्रीमेंट चलाएं और उसको हम शो करते रहें, एल्स पोर्ट सी को हम ना चलाएं। So if you are not using this timer, so we'll have to write a code that can count and display the port results accordingly. Here you can see you are just using the register. This is auto incremented by the incoming pulse on the port T0 on the falling edge, and you are just using this code, these registers value to whatever you want to do. यू आर नॉट कंसर्न इन द डिटेल्स ऑफ द कोड कि काम कैसे हो रहा है। इट्स नॉट इवन डिस्क्राइब्ड हेयर कि ये T0 से डाटा ले कैसे रहा है, अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड कि T0 एक एक्सटर्नल काउंटर के लिए पिन है जिसको आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कोड में। यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि टाइमर काउंटर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द की कॉन्सेप्ट के यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स के एक चीज़ है क्या, उसका मकसद क्या है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, और उसको नहीं करना चाह रहे तो क्यों नहीं करना चाह रहे, एडवांटेज क्या है आपका कोड में, ये आपको इन चीज़ों से हेल्प आउट मिल सकती है। ट्राई दी अदर कोड्स इज़ वेल, जिनके अंदर आप मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के साथ इनकी डिफरेंट सेटिंग्स को देख रहे हैं, एंड सी हाउ कैन यू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय रनिंग द एग्जांपल्स दैट आर गिवन ऑन द ऑथर्स वेबसाइट nicerland.com। उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 9 की एग्जांपल्स हैं उनको डाउनलोड करें एंड ट्राई टू रन देम ऑन प्रोटीज बाय योरसेल्फ एंड सी द रिजल्ट्स, द एसोसिएटेड रिजल्ट्स के किस तरीके से आपके पास काम करके आपको वैल्यू देंगे। सो यहाँ पे हमने टाइमर्स और काउंटर्स दोनों को देखा, उनके मुख्तलिफ फंक्शंस को देखा हमने। अब इनको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तो आप एक्टिविटी ये कर सकते हैं कि use 16-bit timer and see the maximum delay. What's the maximum delay that you can generate with 16 megahertz or 10 megahertz crystal, and use different values of the prescaler. यहाँ पे हमने नॉर्मल प्री स्केलर यूज़ किया है। यूज़ द मैक्सिमम प्री स्केलर ऑफ 1024, सी हाउ मच डिले कैन यू जनरेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोड, और उससे आप क्या जो है वो अपनी वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं। सेम इज़ द केस विद द काउंटर। काउंटर को आप इस्तेमाल करके देखें कि आप इसके साथ कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक के अंदर हमने इसकी जो स्लाइड सेट्स देखी हैं उसके अंदर दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गिवन होंगी, ठीक है। इसी तरह की सेटिंग्स गिवन होंगी, इसी तरह के पेज आउट के प्रिंट्स गिवन होंगे। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज़, but you do need to understand these registers, what are the setting registers, what are the ways to calculate the value for the timer और counter, और उस वैल्यू को किस रजिस्टर के अंदर पुट करना है, एंड देन फाइनली किस रजिस्टर को बेसिकली आपने ऑब्ज़र्व करना है टू सी के आपका जो रिज़ल्ट है वो टैकल हुआ है या नहीं टैकल हुआ, ठीक है। इसके अंदर ये कुछ बेसिक कोडिंग टेक्निक्स इन्होंने बताई हुई हैं, बेसिक सेटिंग्स बताई हुई हैं कि 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है तो उससे क्या क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, 1 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है तो उससे क्या क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। वेरी यूज़फुल इन अंडरस्टैंडिंग कि आप जो है ना बेसिकली देख सकें कि आपके पास क्लॉक सेटिंग्स किस तरीके से जो है ना वो आपकी होनी है।
So different codes are given in assembly, and then these codes are translated in the C as well. Some of them are translated, some of them are not translated. The version that are translated in C, I do recommend कि आप उनको चलाएं और उनको चला के आप जो है वो बेसिकली रिजल्ट्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्व करके देखें. सो एग्जाम्पल 9.10 के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिफरेंट क्लॉक फ्रिक्वेंसीज दी हैं और इन्होंने एक बात की कि 1/64 का प्री स्केलर ऑब्जर्व करें कि आपके सिस्टम के साथ लगा हुआ है. ठीक है. सो 1/64 के साथ ये होगा कि जो भी आपकी मदर क्रिस्टल है उसको आप 64 से और फर्दर डिवाइड कर देंगे. तो ये आपकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है. एंड देन यू कैन बेसिकली से कि 125 से आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा होगा टाइमर क्लॉक फ्रिक्वेंसी इफ़ द पीरियड इज़ बेसिकली इन दिस सिनेरियो. ठीक है. तो 1.1 में होता तो फ़र्क होता. अगर आप 1.1 की नॉर्मल मोड यूज़ कर रहे थे, दिस वाज नॉर्मल मोड. ठीक है. अगर 64 कर रहे हैं तो इसको आपको 64 से डिवाइड करके फर्दर कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी. इस तरह अगर आप 1024 कर रहे हैं तो आपको ये फर्दर जो है कंप्यूटेशन को देखना पड़ेगा और इससे देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम टाइम डिले आपका कितना निकल रहा है. सो वन अनदर एग्जांपल जिसके अंदर आप CTC मोड को यूज़ करते हुए एक डिले जनरेट करना चाह रहे हैं और इसमें यही है कि अगर हम प्री स्केलर की डिफरेंट सेटिंग्स रखेंगे तो हमारे टाइम यूनिट्स में किस तरीके से फ़र्क पड़ रहा होगा. इफ़ यू आर यूजिंग 8 source crystal divided by 8 is 2 megahertz. You get the time period 1 divided by 2 megahertz is 0.5 microsecond. और जो फिर आपने टोटल डिले बनाना है उससे आपने उसको बेसिक यूनिट से डिवाइड कर दिया. यू गेट द वैल्यू कि आपने 4 मिलीसेकंड के लिए ये वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी अपने पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर. सो आप लोग ऑथर की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं और वहाँ से जाके आप सोर्स कोड्स जो हैं वो उनको डाउनलोड करके वेदर यू आर ट्राइंग टू लर्न इन असेंबली और सी आप यहाँ से देखेंगे और इन कोड्स को आप बेसिकली समझ सकते हैं और समझने के बाद यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट दैम इन प्रोटियस. ठीक है. प्रोटियस में मेन प्रोजेक्ट आप लोग बना के देखिएगा, अदरवाइज़ मैं उसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा. आई हैव बेसिकली मेड अ प्रोग्राम जिसके अंदर मैं जो एग्जांपल्स हैं उनको बारी बारी कॉल कर रहा हूँ. ठीक है. और इसमें जो हमारे पास मेन स्कीमेटिक है उसके अंदर हमने यहाँ पे एक ऑसिलोस्कोप लगाई हुई है एंड फ्रीक्वेंसी अगेन इज़ बीइंग जनरेटेड. और आप इस तरीके से जो है ना अपने कोड्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं विद इन द सिमुलेशन एनवायरनमेंट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंट्रोलर. वेरी इजी. जब तक आप इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसको समझेंगे नहीं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. और इसके लिए आपको कुछ फिज़िकल माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड the whole concept, the changes you made, whether the code you're compiling is basically working or not. तो आपको एक आइडिया हो जाएगा जो आपने काम किया है, हाउ हैव यू लर्न, जो मॉडिफिकेशन आपने की हैं उनके ऊपर भी आपको एक बेहतर आइडिया इससे हो जाएगा. तो इसके साथ हम चैप्टर नंबर 9 को क्लोज़ करते हैं. आपकी जो क्यूरीज़ हैं यू कैन अगेन राइट दैम इन द कमेंट्स एंड गिव योर फीडबैक. अगर किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ बात समझ नहीं आई या आप समझ रहे हैं कि कोई चीज़ चेंज करने वाली है तो आप उसको हमें बता भी सकते हैं. थैंक यू.